हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। डिस्कस करेंगे 10th ऑफ फेब के करंट अफेयर। लास्ट में रिवीजन की क्लास भी है। जो कुछ हमने 9th फेब को पढ़ा उसका रिवीजन भी करवाएंगे। साथ में टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो हमारा कंटेंट है वो उपलब्ध है, तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आइए देखिए, जो पहली बात करेंगे वो नेशनल डी वॉर्मिंग डे के बारे में बात करेंगे, यानी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में 2015 से ही साल में 2 बार इसे मनाया जाता है। एक 10 अगस्त को मनाया जाता है और दूसरा 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो हमने 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया है। 1 से 19 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके उनकी जो आंत होती है उसमें परजीवी चिपक जाते हैं, या परजीवी की वजह से, कीड़ों की वजह से, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, तो कीड़ों की वजह से उनकी जो पौष्टिकता है उन्हें नहीं मिल पाती, आयरन है, प्रोटीन है, वो नहीं मिल पाता, और जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी प्रॉपर हीमोग्लोबिन को नहीं मिल पाती है ना। तो इससे क्या होता है, उनके शरीर में एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है और पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो महिला बाल विकास मंत्रालय है, साथ में शिक्षा मंत्रालय है, दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। आप देखेंगे कि जो हमारे सरकारी स्कूल है, हमारे जो प्राइवेट स्कूल है, वहां पर बच्चों को खुराक दी जाती है, ऐसी खुराक जो इन कीड़ों को मारने में मदद करती है। उस खुराक का नाम क्या है? तो उसका नाम है एल्बेंड्रा जोल। क्या नाम है? एल्बेंडा जोल। जरूर याद रख लेंगे। साथ में ही मैं आपको बता दूं कि जो पेट के परजीवी होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, जिसमें से राउट वर्म, विप वर्म और तीसरा होता है हुक वर्म। ओके, क्लियर? आइए देखिए, विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्सेस डे के बारे में बात करेंगे, जिसको 10 फरवरी को मनाया जाता है। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो दालों से मिलती है और लोगों के खानों में दालों की मात्रा बनी रहे, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाएगा और 2016 से ही ये दिन हम मना रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड 2024 के बारे में। जो स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड 2024 है उसकी जो विनिंग लिस्ट है वो प्रॉपर दी गई है, साइड में कैटेगरी दी गई है, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे कि कोच ऑफ द ईयर दिया गया है राहुल द्रविड़ को, और आप देख सकते हैं स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ठीक है, पैरा स्पोर्ट्स के लिए दिया गया है सुमित अंतिल को। साथ में ही जो हमारी इस बार की बेस्ट टीम सेलेक्ट हुई है, नेशनल टीम सेलेक्ट हुई है, वो इंडियन क्रिकेट टीम सेलेक्ट हुई है मेंस। ओके, क्लियर? तो ये सारी लिस्टिंग है, आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, जो बात करेंगे वो पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन जी के बारे में बात करेंगे, जिनको भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। अभी एल के आडवाणी के बारे में हमने पढ़ा था, लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में पढ़ा था, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत रत्न देने की घोषणा करी गई थी, और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन को। पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में मैं आपको बता दूं तो 1990 का जो दशक था उसके दौरान भारत में आर्थिक उदारीकरण को लाने का एक जरिया ये बने थे। साथ में ही इनके इनके कार्यकाल में ही आर्थिक सुधार से संबंधित जो साहसिक काम है वो किए गए थे। इन्होंने साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा काम किया। अच्छा, साथ में ही चौधरी चरण सिंह जी के बारे में बात करें तो इनको किसानों का मित्र कहा जाता है। तो कृषि से संबंधित नीतियों के लिए और किसानों के लिए जो काम किया है उसकी वजह से, जिसकी वजह से जो किसान है वो भी प्रगति पर पहुंचे, हमारा देश भी प्रगति पर पहुंचा, तो इस वजह से इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। और एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के प्रणेता, जिन्होंने पूरे भारत में हरित क्रांति को लाने की जो पहल है वो करी थी, और इनकी वजह से ही पूरे भारत में हरित क्रांति आई थी। तो कृषि में, खाद्यान्न में सुधार हुआ था, किसानों की स्थिति में सुधार हुआ था, तो इस वजह से ही इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। टाटा स्टील का नया सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो, टाटा स्टील के नए सीईओ और एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्ति हुई है नवीन ताहिलियानी की। किसकी? नवीन ताहिलियानी की। इनका नाम जरूर याद रख लेंगे। साथ में ही ये भी याद रखेंगे कि 19 फरवरी को प्रतीक पाल के जो प्रतीक पाल है उनकी जगह पर इनकी नियुक्ति करी जाएगी। ओके,
आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एलआईसी म्यूचुअल फंड ने अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया है। एलआईसी से रिलेटेड न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ज़रूर याद रख लेंगे। तो एलआईसी के म्यूचुअल फंड का जो पार्ट है उसके प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में रवि कुमार झा की नियुक्ति करी गई है। इनकी उम्र क्या है? तो इनकी उम्र है 57 साल। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्लू कार्ड और सिनबिन किसके द्वारा पेश किया जाएगा। तो देखो सिनबिन पेश किया जाएगा फीफा के द्वारा। जो रग्बी है, अब ऐसे कई सारे गेम्स हैं जिनमें सिनबिन पेश किया जाता था। अब ब्लू कार्ड और सिनबिन दोनों पेश किया जाएगा फीफा के द्वारा। फीफा 2026 होने वाले हैं जैसा कि हम सबको पता है। ब्लू कार्ड की क्या विशेषता है? अगर कोई भी प्लेयर गेम के दौरान कोई गलत डिसीजन लेता है, गलत काम करता है, गलत व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ ब्लू कार्ड दिया जा सकता है फीफा के दौरान। ठीक है। अच्छा, अगर ब्लू कार्ड दे दिया जाएगा तो उसको गेम से बाहर कर दिया जाएगा, उसको सिनबिन में डाल दिया जाएगा। जो सिनबिन की प्रणाली है वो पहले से ही आइस हॉकी में, रग्बी यूनियन, रग्बी लीग, रोलर डर्बी ऐसे जैसे खेलों में दिया जाता है। तो जरूर याद रख लेंगे, फीफा के द्वारा ब्लू कार्ड और सिनबिन पेश किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे टाटा ट्रस्ट के द्वारा भारत का पहला छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा। यानी जो छोटे पशु होते हैं जैसे कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, इनके लिए भारत का पहला जो अस्पताल है वो खोला गया है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। कहाँ पर खोला गया है जरूर याद रख लेंगे, मुंबई में ऐसा किया गया है। ओके। अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि इस अस्पताल में 165 करोड़ की लागत आई है और 2.2 एकड़ जो जमीन है उस पर फैला हुआ अस्पताल है। कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए एम्स ने किसका अनावरण किया है? यानी एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से कैंसर का जल्द से जल्द पता लगाया जा सकता है और एम्स ने ऐसा किया है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये जो टेक्निक है इसका नाम पूछा जा रहा है, तो IOncology.ai। ठीक है। देखो ये जो टेक्निक है वो नई दिल्ली, एम्स और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे के बीच में सहयोग के माध्यम से बनाया गया है। और ये कहा जा रहा है एम्स के द्वारा कि 2024 तक पूरे भारत में जो कैंसर के मरीज हैं उनकी संख्या 57.5% की वृद्धि दर से बढ़ेगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के ही ऐसा करा गया है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो प्रणाली है इसको तैयार किसने किया है? तो इसको तैयार किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आर्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने किसका अनावरण किया है? और मैं आपको बता दूं कि चीन का ये पांचवा अभियान है। ठीक है। आर्कटिक का जो अध्ययन है उसके लिए चाइना ने अपने वैज्ञानिकों की टीम भेजी है जिसमें रिसर्चर हैं और उनके सहयोगी हैं। इस स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है क्विनलिंग स्टेशन। क्या नाम है? क्विनलिंग स्टेशन, जरूर याद रख लेंगे। आर्कटिक के अध्ययन के लिए चाइना के द्वारा चलाया गया पांचवा अभियान है ये, जिसमें 80 रिसर्चर मौजूद हैं। ओके। अच्छा, चाइना वहां पर क्या करेगा? तो समुद्र विज्ञान का अध्ययन करेगा, जो ग्लेशियर है उसका अध्ययन करेगा, वहां के एटमॉस्फेयर का, क्लाइमेट का, इकोलॉजिकल सिस्टम का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में, जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। इनके द्वारा एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम का अनावरण किया गया है, उसका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इनके द्वारा जो स्कॉलरशिप लेकर आई गई है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो गरीब हैं, यानी कि जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो छात्रवृत्ति लेकर आई गई है उसका नाम है एड विद्यांजलि। एड, इस बात को जरूर ध्यान। देखिए ये जो छात्रवृत्ति है यानी जो स्कॉलरशिप है, ये पूरे भारत में 70 बच्चों को, यानी जो 70 छात्र छात्राएं हैं उनको दी गई है और लगभग 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर किया गया है। और जो हमारी नई शिक्षा नीति है नेप 2020 है ना, उसके बेस्ड पर ये जो छात्रवृत्ति है वो बनाई गई है। इस बात को जरूर ध्यान में रख लेंगे, उसके लक्ष्यों का पालन करने के लिए इसको बनाया गया है, ऐसा कहा गया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। अब हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 के बारे में, और सबसे कम उम्र के पूरी दुनिया में ग्रैंड मास्टर के रूप में उभर कर सामने आए हैं वेई वेई ई, जिनकी उम्र क्या है 13 साल की है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये चाइना से बिलोंग करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति हुई है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है उल्जास बेक्टेनेव। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री क्या नाम है? उल्जास बेक्टेनेव।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूएई का गोल्डन वीजा पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है। तो जो गोल्डन वीजा पुरस्कार है ये पहली बार किसी शिक्षा से संबंधित व्यक्ति को दिया गया है। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है आनंद कुमार, जो सुपर 30 है उसके निर्माता हैं और अभी तक ये बॉलीवुड और खिलाड़ियों को ही दिया जाता था। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 किसको दिया गया है। तो ये दिया गया है नीमा सरीखानी को। नार्वे के जो बर्फीले जो पर्वत हैं उस पर इन्होंने 3 दिन तक लगातार चक्कर लगाया था और उसके बाद ये फोटो इन्होंने क्लिक करी थी। 50,000 फोटोज आई थी जिसमें से 100 को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया था और 100 में इसको ये वाली जो फोटोग्राफर है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के लिए चुनी गई थी। नीमा सरीखानी का नाम याद रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे समान नागरिक संहिता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा एग्जाम में आने की संभावना 100% हो सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया इस स्टेट ने, इसका नाम है उत्तराखंड। तो पूछा जा सकता है वो कौन सा स्टेट है जिसने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करा है। तो नाम याद रख लीजिएगा उत्तराखंड। यानी यहाँ पर जितने भी धर्म के लोग हैं सबके लिए एक ही तरीके का कानून लागू होगा, चाहे वो तलाक से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो या किसी भी जो मामला हो उससे संबंधित हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। किसी भी धर्म के अलग अलग कानून यहाँ पर नहीं लागू होंगे। देखिए ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा करी है दिल्ली सरकार ने, इस बात को जरूर ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम क्या कर दिया गया। तो निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। विश्व बैंक की LPI रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर है। तो जो लॉजिस्टिक मामले से संबंधित रिपोर्ट है ये, इसमें भारत की स्थिति सुधरी है और भारत अब 38वें नंबर पर पहुंच गया है पूरी दुनिया में और 139 देशों का सर्वेक्षण किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रसिद्ध कश्मीरी कवि और पत्रकार रहे हैं जिनका निधन हो गया है। इनका नाम है फारूक नाज़की और इनको कश्मीर का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं चिली के किस राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है सेबेस्टियन पिनेरा और ये चिली के राष्ट्रपति थे जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई है। सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने समझ लिए होंगे बहुत अच्छे से। फिर कल मिलेंगे नए सवालों के साथ में, नए जवाब के साथ में। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। बाय बाय, टेक केयर।